2019 में आया हुआ था, ये भी स्कैनर में है क्या? ये शायद नहीं होगा स्कैनर में। ये EOQ है, विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखो अभी तक EOQ तो कैलकुलेट कर लिए थे सर, बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्शन का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा तो तुमको कंसेप्ट पता है, बट एग्जाम में आ गया, अगर तुम देख के नहीं गए तो हो सकता है तुम कन्फ्यूजन हो जाए, कॉन्फिडेंस ना बिल्डअप हो, तो एक बार देखना ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग बजट चैप्टर किए हैं तो हम लोग सब पता है, बजट चैप्टर में फंक्शनल बजट वाला पोर्शन में सब किए थे हम लोग। तो देखो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये भी QTR का लिस्ट में डालना, एक बार तो देख के जाना एग्जाम से पहले। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट एक्स विच रिक्वायर्स टू रॉ मटेरियल्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:4। मतलब ए अगर 1 चाहिए तो बी 4 चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। द सेल्स डिपार्टमेंट के पास डिमांड कितना है? जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे 5 लाख का डिमांड है, ये आउट ए फिनिश गुड्स का सेल्स का डिमांड है, राइट। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए बोला कि 4 यूनिट हमको ए चाहिए। तो ए कितना चाहिए हमको? 4 यूनिट चाहिए। तो इसका मतलब बी कितना चाहिए होगा? 4 टाइम्स, दैट इज 16 चाहिए होगा ना। 1:4 है, तो ए अगर 4 चाहिए होगा तो बी तो 4 टाइम्स ज़्यादा चाहिए होगा। 4 टाइम्स है, बी जो है 4 टाइम्स ऑफ ए है, दैट इज 16 चाहिए होगा ना हमको। फोकस। नेक्स्ट, स्टॉक का पोजीशंस दे दिया, किसका किसका दिया? एक प्रोडक्ट का मेरा पास फिलहाल अभी बिग ओपनिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का? 12,000। मटेरियल का अलग अलग, इसका ओपनिंग स्टॉक, इसका, इन दोनों का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, फोकस। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज़ टू स्पेंड 15,000। इसका मतलब क्या है? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना। इसका मतलब ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो भी खर्चा करते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम, प्लेसमेंट से रिलेटेड, दैट इज माई व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, द कंपनी इज फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल यूजिंग अ कैश क्रेडिट, मैंने कैश क्रेडिट लोन लिया है, तो इसका मतलब ये क्या? कैरिंग कॉस्ट है ना, CC है ना। इसका मतलब सर ये क्या है? कैरिंग कॉस्ट है ना। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट एक्स इज सोल्ड एट रुपीज़ इतना, ये तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। द मटेरियल ए एंड मटेरियल बी जो परचेस करते हैं रॉ मटेरियल 150 150, तो इसका परचेस प्राइस मटेरियल ए का एंड बी का परचेस प्राइस दिया हुआ है 150 रेस्पेक्टिवली। ना तुम करना क्या है? यू आर इक्वल टू कंप्यूट द EOQ, दैट इज इफ द परचेस ऑर्डर फॉर बोथ द मटेरियल इज प्लेस सेपरेटली। अलग अलग अगर परचेस ऑर्डर दोनों का प्लेस करते हैं तो EOQ कैलकुलेट करो, तो इसका अलग करने पड़ेगा, इसका अलग करने पड़ेगा। इसका एनुअल रिक्वायरमेंट 2 / 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसका भी उसी सेम अलग। अगर इफ़ परचेस ऑर्डर फॉर बोथ द मटेरियल इज़ नॉट प्लेस सेपरेटली, अगर हम सेपरेटली नहीं प्लेस करके एक साथ प्लेस किए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके मतलब सर सबसे पहले हमको चाहिए क्या होगा सर? कैरिंग कॉस्ट तो समझ में आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो परचेस प्राइस होगा उसका 13% लगा देंगे, तो इसका क्या होगा? दैट इंटू 13% कर देना, इसका भी 13% कर देंगे तो मेरा कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा, राइट। दूसरा हमको जो चाहिए सर व्हाट इज़ क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करें? तो इस तरह से देखो, सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा कि सबसे पहले कि प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन कितना करना है। देखो तुम बोलेगे सर प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन कितना करना चाहिए आशीष? बोलो। प्रोडक्ट एक्स जो है फिनिश गुड्स है, इसका प्रोडक्शन कितना करना है हमको? हम्म, कितना? 5 लाख? नहीं सर। 5 लाख तो तुमको सेल करना है। देखो याद है तुमको हम फंक्शनल बजट चैप्टर कराए थे, प्रोडक्शन क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। प्रोडक्शंस क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्शंस? सिंपल फंड है, प्रोडक्शन क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। अब तुम्हारा क्वेश्चन में सेल कितना है? 5 लाख,
क्लोजिंग स्टॉक है नील। अब 5 लाख का जो डिमांड है, हम तो ओपनिंग स्टॉक से कितना फुलफिल कर पा रहे, 12,000। तो इसका मतलब डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज़ 4 लाख कितना, 88,000। 4,88,000 ये हमको प्रोडक्शन करने पड़ेगा ना। नॉट गलती, 5 लाख लेके अगर तुम करेगा तो गलती हो जाएगा। इसीलिए बोल ना, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ तो क्या करना है सर, तब तुमको सोचना है कि प्रोडक्शन कैसे कर। पेरेंट इक्वेशन क्या था प्रोडक्शन का, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें सर प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज़ 4 लाख। मेरे पास इतना सेल करना है और ऑलरेडी इतना मेरे पास 12,000 मटेरियल प्रोडक्ट है, तो और 4,88,000 ही बनाना है ना। सिंपली 4,88,000। अब जो ये तुम्हारा कैलकुलेट हो गया एनुअल प्रोडक्शन 4,88,000, राइट। नाउ रिक्वायरमेंट कितना है, सिंपली ए कितना चाहिए हमको, ए कितना चाहिए था, ए चाहिए हमको 4 kg, बोला ना ए चाहिए 4 kg। तो अगर एक के लिए 4 चाहिए तो इतना के लिए कितना ये चाहिए तुमको, ए एनुअल रिक्वायरमेंट था तुम्हारा। बट उसमें से मेरा पास तो ओपनिंग स्टॉक है कितना, 24,000। तो इसका मतलब हमको परचेज कितना करने पड़ेगा, 19,28,000। हम जो यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट का बात करें, एनुअल रिक्वायरमेंट टू परचेस, यहाँ पे परचेस कितना करेंगे हम, 19,28,000। यहाँ पे कभी कभी क्या है ना, 2 पॉइंट ऑफ थॉट आ सकता है। कब समटाइम्स, बिकॉज हम लोग को पता है ए मीन्स एनुअल कंजम्पशन सर, एनुअल रिक्वायरमेंट, तो मेरा रिक्वायरमेंट तो 4,88,000 है, ए लेना चाहिए। तो बेसिकली जब ईओ क्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम ये लेके करेंगे, बट जब हम परचेस प्राइस कैलकुलेट करेंगे, परचेस कॉस्ट, तब हमको ये लेके करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसका भी होगा। एक में 4 चाहिए था ए के लिए, तो बी कितना होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। बी कितना होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा सर, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, दिस इंटू दिस। अब बी का भी इतना एक्चुअली मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है, इतना चाहिए हमको प्रोडक्शन करने के लिए, बट ऑलरेडी मेरे पास ओपनिंग इतना है, तो परचेस कितना करने पड़ेगा, इतना। ये मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है, बट ये मेरा परचेस है। तो नाउ, बट तुम्हारा क्वेश्चन नाउ हमको करना है क्या, ईओ क्यू कैलकुलेट करना है ए का एंड बी का। बट यहाँ पे एक चीज़ गलती क्या किया पता है, गलती मतलब इस यहाँ पे जो सजेस्टेड आंसर दिया है, यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं लेके वो क्या किया पता है, रॉ मटेरियल जो परचेज है वो लेके किया है। देखो यहाँ पे होना कितना चाहिए था, ईओ क्यू के लिए दिस इंटू दिस, बट वो क्या किया, परचेज वाला लेके कर रहा है। यहाँ पे भी होना क्या चाहिए, दिस इंटू दिस, बट वो क्या कर रहा है, परचेज वाला लेके किया। इसी का देखो ये लोग यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बस यही चीज़ यहाँ पे फोकस करना है। इसके सजेस्टेड आंसर में क्या किया ना, यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो तुम परचेस कर रहे हो उसी को लेके किया, बिकॉज ऑब्वियसली बात है होना भी चाहिए। क्यों बोलो तो, बिकॉज हम जो ऑर्डर बिकॉज हम जो ऑर्डर परचेस करेंगे, क्या हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्या चीज़ का, परचेस का ऑर्डर प्लेस करें, नॉट कंजम्पशन का ऑर्डर, राइट। ये जो है तुम्हारा नॉर्मल सम्स के साथ ये सम्स का डिफरेंस है। नॉर्मल सम्स में हम लोग बार बार एक वर्ड यूज़ किया, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बट कभी भी कहीं पे भी सम्स में तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक नहीं था। तो आई हैव अज्यूम, हम लोग का अजम्पशन ये था कि जो रिक्वायरमेंट है वही परचेस करने पड़ेगा। बेसिकली हम लोग कैलकुलेट क्या, ऑर्डर क्वांटिटी परचेस कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। ईओ क्यू मतलब क्या, कितना ऑर्डर, एक एक बार में कितना ऑर्डर करना है। अगर मैं साल का इतना रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट मतलब क्या, रिक्वायरमेंट टू परचेस, याद रहे। तुम नॉर्मल सम से हिसाब से जाएगा तो तुम सोचोगे सर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट ये होता तो कंसेप्चुअली गलती होती ना, बिकॉज हम लोग जो ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं क्या चीज़ का, जितना परचेस करना है वो, तो माना कि यहाँ पे वर्ड बोला है एनुअल रिक्वायरमेंट, बट दैट मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट टू परचेस द रॉ मटेरियल, कितना परचेस करना है, तो इसलिए परचेस, बिकॉज हम कैलकुलेट क्या करें, परचेस ऑर्डर करना है ना हमको भाई। हमको अगर परचेस ऑर्डर प्लेस करना है, इट इज़ फॉर क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। तो जो चीज़ तुम स्टॉक से, जैसे कि ये तो स्टॉक से फुलफिलमेंट हो जा रहा है, ये भी तो मेरे पास स्टॉक से फुलफिलमेंट, ये तो परचेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमको तो यही वाला चीज़ ही ऑर्डर प्लेस करना है, अल्टीमेटली घुमा फिरा के तो हमको यही परचेस करना है, यही परचेस करना है ना। समझ में आया,
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सम्स एंड ये सम्स। यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक आया तो तुम ये मत सोचना सर हम लोग ए मीन्स व्हाट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बट वो तो जस्ट वहाँ पे अजम्पशन ये था कि जो रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट वही परचेस करेंगे। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में फोकस, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो तो कुछ ओपनिंग स्टॉक से फुलफिल हो जा रहा है, इसका मतलब जो बाद बाकी जो है वो परचेस करना है। तो तुम जब ईओक्यू कैलकुलेट करोगे तो वो तो तब हमको क्या परचेस वाला क्वांटिटी लेके ही करना चाहिए ना, परचेस क्वांटिटी लेके ही करना है ना, आगे नहीं कंसेप्चुअली। तो सही किया। मिस्टेक्स वहीं पे होगा कि सर हम एनुअल रिक्वायरमेंट तो तुम बोलेगा ये, बट ईओ क्यू हमेशा याद रखना। ईओ क्यू जो हम लोग होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, जो हम परचेस करेंगे उसका ऑर्डर का साइज क्वांटिटी कितना प्लेस करे, कितना कितना करके ऑर्डर करे, तो उसके लिए कि ये रिलेवेंट है ना, ये रिलेवेंट है परचेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट बोला है ऑफ रॉ मटेरियल, याद रहे टू बी परचेस्ड लिख देना सबसे बेस्ट। इंस्टीट्यूट को भी समझ में आया कि नहीं बच्चा का नॉलेज है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट मीन्स परचेस का बात किया, ये मेरा कंजम्पशन है बट दिस इज माय परचेस का रिक्वायरमेंट। याद है फंक्शनल बजट चैप्टर में परचेस कैसे किए थे, रिक्वायरमेंट एनुअल रिक्वायरमेंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, याद आ रहा है परचेस कैसे करते थे, यस सर। एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज बेसिकली कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक रहता तो ऐड करता कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसलिए तो बजट चैप्टर में फंक्शनल बजट हम लोग किए थे वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग ये निकालते तो दिस शुड बी द परचेस क्वांटिटी, तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन में आता है ना, ईओक्यू का कैलकुलेशन है परचेस कॉस्ट का कैलकुलेशन में। तो ये सम्स भी देख कर जाना है फोकस। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, तो प्रोडक्शंस क्या होगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का परचेस कितना करना है भाई, कि रॉ मटेरियल का परचेस करना है तुम्हारा क्लोज कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। हमको पता है कि परचेस इक्वल्स टू व्हाट, परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। इसीलिए हम कर रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन में सपोज क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो क्या करता, ऐड करते हम रिक्वायरमेंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दे भी सकते हैं ना क्वेश्चन में और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो इससे तुम्हारा क्या करेगा इंस्टीट्यूट, बजट फंक्शनल बजट का नॉलेज भी चेक कर लेगा यहाँ पे, राइट। तुम्हारा क्वेश्चन में जानबूझ के यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे देगा तो प्रोडक्शन कैलकुलेट करने पड़ेगा, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो कुछ भी दे समझ में आ जाना चाहिए, ओके। तो इस तरह से ये क्यों आ जाएगा बस। अब बोला ये तो अगर हम अलग अलग करते, अगर सेपरेटली नहीं करते तो क्या होता, दोनों का एनुअल डिमांड को ऐड करते, इसका इसका ऐड करते। और ये जो है ये जो कॉस्ट लेते हैं क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट लेते हैं, है कि नहीं। कैसे करते हैं, 13% बोला था, 13% ऑफ व्हाट परचेस प्राइस, तो दोनों का परचेस प्राइस अलग था। इसका परचेस प्राइस कितना था 150 इंटू इतना, इसका 200 इंटू इतना डिवाइडेड बाय दिस, ये तुम्हारा अल्टीमेटली एवरेज प्राइस है। तो एवरेज प्राइस का 13% लेते हैं हम, ठीक है। कॉस्टिंग वाला ना जो हम लिखा लिखाई करते हैं तो ये लैंडस्केप में कराएंगे। इसे देख स्क्रीन अच्छा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना स्क्रीन में। हम लोग जो लैंडस्केप इसमें क्या यस सर। पोर्ट्रेट में करते हैं वो इनकम टैक्स के लिए ठीक है पोर्ट्रेट, बट ये लैंडस्केप में ज़्यादा सही लग रहा है देख ना। पोर्ट्रेट में हम लोग क्यों करे थे, कुछ रीज़न था हम लोगों का, क्या किस लिए करे थे बोलो तो। तो यूट्यूब में छोटा आ जा रहा है। इन पोर्ट्रेट में हम लोग इसमें क्यों कर रहे थे, लैंडस्केप टैब में। वो अच्छा मिक्सचर हम लोग का नोट्स के साथ ये मिक्स हो जा रहा था ना, एक लैंडस्केप पोर्ट्रेट, इसीलिए हम लोग डिसाइड किए थे पोर्ट्रेट में। बट नहीं ये वाला तो देख रहे इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हो गया, ये सम्स कर पाएगा एग्जाम में अगर आए तो डरना नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट कंसेप्ट है। कॉस्टिंग इस कंसेप्ट का खेला है सब कुछ। नेक्स्ट ये वाला सेम टाइप का सम्स है, देखो हम जो कट किए सेम टाइप का सम्स है, इसे देखने का ज़रूरत है, नेक्स्ट पेज में चले जाना है, ओके। एक क्वेश्चन है, डेंजर क्वेश्चन बोला लिखे एग्जाम में आया था, इसको एक बार लिखते हैं। इसके लिए थोड़ा हमको स्क्रीन घुमाने पड़ेगा, इसको लैंडस्केप में लाने पड़ेगा।
तुम लोग क्या करना, हम लैंडस्केप में रखे, तुम लोग पोर्ट्रेट, तुम लोग घुमा लो फ़ोन को, देखो सीधा आ रहा है, दिख रहा है क्या? चेक इट, दिख रहा है सीधा? यस सर। ठीक है। तो नाउ क्या है यहाँ पे कि ए लिमिटेड हैज़ वॉज ऑर्डरिंग इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा था ऑफ इस रॉ मटेरियल एट अ प्राइस 750 रुपये करके ऑर्डर कर रहा था। ठीक है, ओके फाइन। एवरेज एनुअल कंजम्पशन वॉज, एवरेज एनुअल कंजम्पशन कितना है ना, 1800 यूनिट है। ओके, नाउ द कैरिंग कॉस्ट वॉज 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना। तो उसमें से तुम्हारा, एक मिनट, दूसरा पेज सब में अगर हम जाएंगे सभी ऐसा आ रहा है क्यों? सिर्फ ये वाला पेज ही ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ओके, ये वाला पेज ऐसा क्यों आया? अच्छा, बिकॉज हम लिए थे उसी ना। ठीक है, सो एवरेज एनुअल कंजम्पशन 18,000, प्राइस इतना है, कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ द प्राइस, प्राइस का 20% होगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना। तो अभी जो EOQ सिस्टम फॉलो कर रहा था कंपनी, उसमें उसका क्या कॉस्ट आ रहा था, ये परचेस प्राइस था, कैरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। नाउ ए लिमिटेड वांट्स टू मूव टुवर्ड्स द जस्ट इन टाइम सिस्टम। कंपनी क्या कर रहा है, जस्ट इन टाइम सिस्टम में जाना चाहिए। जस्ट इन टाइम सिस्टम हम डिटेल में समझाएंगे फिर। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है ये है कि जब तुमको रिक्वायरमेंट होगा तब तुमको परचेस करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरा इन्वेंट्री, जो स्टोरेज का जो कॉस्ट लग रहा था, ठीक है, वो मेरा नहीं लगेगा। हाँ कि नहीं, बिकॉज मेरा पास तो स्टॉक है ही नहीं, वो स्टॉक आ रहा है कंज्यूम हो जा रहा, आ रहा है कंज्यूम हो जा रहा। तो मेरा जो कैरिंग कॉस्ट जो लग रहा था, इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यही फ़ायदा होता है जस्ट इन टाइम सिस्टम। बट प्रैक्टिकली जस्ट इन टाइम सिस्टम फिजिबल नहीं है, बिकॉज अगर सडनली तुम प्रोडक्शन में मटेरियल अगर आने में ज़रा सा डिले हो गया तो उसकी वजह से मशीन शट डाउन हो सकता है, प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। तो एनीवे, बट इसका फ़ायदा यही है कि तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट कम लगता है तुम्हारा जस्ट इन टाइम सिस्टम में, स्टोरेज का कैपेसिटी यूसेज स्पेस वगैरह बच जाता है। नाउ न्यू पॉलिसी प्रपोज, एज न्यू पॉलिसी में बोला कि एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी हेल्ड काफ़ी कम, 100 यूनिट्स होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, 1510, एंड कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री, जो परचेस प्राइस का 20%। ठीक है ना। हाउएवर द परचेस प्राइस विल इंक्रीज, बट अगर जस्ट इन टाइम सिस्टम में अगर हम परचेस करते हैं, अगर हम जस्ट इन टाइम सिस्टम में परचेस करते हैं तो क्या होगा, मेरा परचेस प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। द टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोला कि टोटल जो नया ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा ना, मतलब जस्ट इन टाइम सिस्टम वाला जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, दैट विल बी 9 टाइम्स द न्यू कैरिंग कॉस्ट। जो न्यू कैरिंग कॉस्ट होगा उसका 9 टाइम्स, न्यू कैरिंग कॉस्ट का 9 टाइम्स, न्यू कैरिंग कॉस्ट जो है उसका 9 टाइम्स। सो व्हाट वाज द EOQ बिफोर द न्यू पॉलिसी? तो सिंपली बोला EOQ कैलकुलेट कर, तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे सर। ए क्या है 18,000, ओ कितना है इस केस में 1500, ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट कितना है, परचेस प्राइस का 20% करना तो आ जाएगा EOQ। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो तो बात की बात है। नाउ हाउ मच इज द इंक्रीज इन परचेस प्राइस अंडर द न्यू पॉलिसी? न्यू पॉलिसी मेरा परचेस प्राइस कितना इंक्रीज करेगा कंपेयर टू द जो ऊपर, कंपेयर टू ऊपर वाला पॉलिसीज में। नाउ कंपेयर द टू पॉलिसीज रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल मैनेजमेंट एंड ऑफर योर कमेंट। तो बेसिकली हमको बताना क्या है कि दोनों का कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि अगर हम EOQ में जाते हैं तो मेरा क्या कॉस्ट होगा, अगर हम नॉन EOQ बेसिकली जस्ट इन टाइम सिस्टम में अगर जाते हैं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है बोलो तो, क्या मिसिंग है क्वेश्चन में? बताओ क्या मिसिंग है क्वेश्चन में? कुछ तो मिसिंग होगा क्वेश्चन में, देखो क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग है क्वेश्चन में? परचेस प्राइस, जस्ट इन टाइम सिस्टम में परचेस प्राइस हमको नहीं पता, मिसिंग है। जस्ट इन टाइम सिस्टम में परचेस प्राइस हमको नहीं पता है, मिसिंग है। ठीक है,
तो उसके लिए तो सर सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो करना क्या, एकदम सिंपल है। तुम एक काम करो, इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है। सॉल्व कैसे करना है तुम्हारा, स्कैनर 2015 वाला सम्स है ना। स्कैनर मतलब जो भी है CMA का है, ठीक है। ये तुम्हारा EOQ है एंड दिस इज़ योर जस्ट इन टाइम सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी डेटा था उसको क्या करना है, एक बार के लिए हम लोग को लिख लेना है। क्या डेटा था, सबसे पहले क्या था सर, हम लोग का एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, सबसे पहले वो लिखेंगे सर यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट, दिस इज A, कितना है 18,000, 18,000, 18,000, राइट। ओके फाइन। दूसरा सर परचेज प्राइस, इस केस में परचेज प्राइस कितना था 750 रुपीज़, 750। इस केस में नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। जो फंडा में हम करा रहे मेथड पे, जिस बाय स्टेप उसी तरह से नहीं करेगा तो एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। बुक का हिसाब से, अगर बुक का मेथड में अगर सोल्यूशन करने जाएगा तो, ठीक है ना। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सर ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी हम। उससे पहले तुम एक काम कर लो, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के क्या डेटा दिया हुआ लिखो, कितना दिया हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 1500 रुपये पर ऑर्डर। इसका कितना है 1510, 1510, ठीक है। नाउ सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना परसेंट बोला था फर्स्ट केस में, 20%, अभी भी 20%, नाउ 20% करके बोल रहे हैं। तो 20% ऑफ व्हाट, 750 इंटू 20% कितना होता है रुपीज़ 150, कैलकुलेट करके बताओ। अरे हमको नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्स थाम लेते हैं। अगर हम परचेस प्राइस को एक्स मानते हैं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, एक्स इंटू 20%, दैट इज कितना 0.20x, राइट। तो जो चीज़ नहीं है उसको हम एक्स थाम लिए। नेक्स्ट आए थे हम 5 नंबर, दैट इज ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है ना। तो इस केस में कैलकुलेट क्या होगा, √2AO/CI। तो सर √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है 18,000। यहाँ पे हम अज्यूम करें यही रिक्वायरमेंट है तो यही परचेज करना, बिकॉज तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, राइट। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 1500 रुपया, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 150। कितना आता है इसका आंसर बताओ। ये तुम्हारा आएगा 600, ठीक है। इसका ऑर्डर क्वांटिटी आया 600, करेक्ट, ओके। नाउ इसका कितना आएगा सर, यहाँ पे बोला था सर आपको जो स्टॉक है दैट विल बी द 100 यूनिट्स। एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक अगर 100 है तो एक बात बताओ, 6 नंबर इस क्या हम आएंगे, ये भी तुम्हारा मिसिंग है, दिस इज ऑल्सो मिसिंग, ये भी मिसिंग है। इसका ऑर्डर कितना करना है ये भी मिसिंग है, राइट, ठीक है। अब तुम आ जाओ कैलकुलेशंस पे। पर सबसे पहले क्या, परचेस कॉस्ट, क्या होगा परचेस कॉस्ट 1 × 2, राइट। तो 18,000 इंटू 750 करो, कितना आता है, बेसिकली आना चाहिए 13,50,000, 13,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट वाला आना चाहिए, उनको पता ही नहीं है तो फिलहाल हम क्या करते हैं इसको
18,000 एक्स आना चाहिए। ओके, साथ में वो क्या चाहिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो कैसे आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कितना है, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, कुछ नहीं, एनुअल रिक्वायरमेंट था आपका 18,000, तो 18,000 डिवाइडेड बाई ऑर्डर क्वांटिटी कितना है यहाँ पे 600 दिस। तो कितना आ रहा बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ रहा, कैलकुलेट करो डिवाइड करके। 30 आना चाहिए, 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 30। तो 30 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 1500, तो अमाउंट कितना होगा 45,000। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, तो तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, अटकेगा, देखो कैसे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नहीं पता, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी परचेस नहीं पता, क्वेश्चन मार्क रखते हैं हम फिलहाल के लिए, आ जाएगा इसका, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें कितना है 1510। ठीक है, दूसरा आ जाओ, कैरिंग कॉस्ट निकालने से उसके लिए हमको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो इस केस में एवरेज इनके ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, तो इस केस में क्या होगा 300। इस केस में क्या होगा, क्वेश्चन में बता दिए देखो 100। तो एक बात बताओ, अगर तुमको ये पता है कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, ठीक है, तो इस तुम्हारा ये क्या ऑर्डर, इसका मतलब ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री इंटू 2 ना, इसका मतलब 100 इंटू 2 दैट इज 200 ना, इसका मतलब कितना होगा 200 ना, समझ में आया रूम की, फोकस। एवरेज क्वांटिटी तुम्हारा क्या आता है ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, तो सर ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है एवरेज इंटू 2, तो बस हमको नहीं पता था ना, तो कैलकुलेट कर लिए वहाँ से, दैट मीन्स, तो ये भी ये अगर 200 है तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना, दिस बाय दिस करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, राइट, काटते तो कितना आता है 90, तो 90 इंटू 150 करने से 15101 करने से आंसर आता है तुम्हारा 1,35,095। तो 1,00,000 ये था ना, $1,35,900, और इसका तुम्हारा 45,000, ये 45, ये 1,35,900। ठीक है, अब चाहिए कि हमको कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसके लिए हमको चाहिए था क्या एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट। तो सर एवरेज इन्वेंट्री कितना है 300 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इस केस में कितना है 150, कितना आएगा आंसर 45,000 ही आना चाहिए। इस केस में एवरेज इन्वेंट्री कितना है 100 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 0.2x, इसको यहाँ पे लिखो ना, करो तो 100 इंटू 0.2 करो कितना होता है, 100 इंटू 0.2 करो कितना होता है 20x, 20x होगा ना वो 20x, राइट। बस अब तुम्हारा पास आ गया टोटल कॉस्ट, ये फंडा पे करना सब निकल जाएगा, इसे टोटल कॉस्ट ऐड करो, जस्ट ऐड करो, ये रहा तुम्हारा 1, सॉरी, अच्छा परचेस कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया क्या हम लोग यहाँ पे, हाँ किए, तो ये रहा परचेस कॉस्ट, ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों को ऐड करो, दिस दिस एंड दिस, तो 6 + 7 + 9 कितना आता है इस केस में 13,50,000, उसके बाद 45,000 एंड अगेन 45,000, तो 45 90 90 या 13,50,000 हो गया जाके तुम्हारा 14,00,000 कितना 30,000 तक आना चाहिए, कितना आना चाहिए 14,40,000 13,59,000 आ रहा है, 135,90,000 आएगा सिंपली,
ये 13 लाख नहीं था, वो 1 करोड़ 35 लाख था, गलती लिखी मैं। ये 1 करोड़ 35 लाख है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम्हारा आएगा 1 करोड़ 35 लाख 90,000। तो 1 करोड़ 35 लाख 90,000 इसका आएगा। तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो एक था इसका टोटल परचेस कॉस्ट था 18,000 एक्स, 18,000 एक्स प्लस यहाँ पे कितना है 20 एक्स, तो कितना हुआ 18,000 20 एक्स हो रहा है ना। एक मिनट, ये तो ठीक था। परचेस क्वांटिटी कितना था मेरा, परचेस क्वांटिटी ये आ जाएगा तुम्हारा 18,000 20 एक्स प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 15, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था इसका 1510। ये आ रहा ना, देखो जोड़कर तीनों को 18,000 एक्स, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ओ सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट से कुछ ज़्यादा था 1510 नहीं, 1,35,500 था ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, 1,35,900 था। तो ये तुम्हारा आएगा 1,35,900, यही है ना टोटल 1,35,900, ठीक है ना। अब तुमको करना क्या है बेसिकली, देखो अब ये तो है सिंपली हम ये किया। अब तुम्हारा क्वेश्चन में एक हिंट्स दिया था क्या, द टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 9 टाइम्स द कैरिंग कॉस्ट। क्या बोला है बोलो, जो टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, जो मेरा नया ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, मेरा नया ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया क्वेश्चन में, कितना है तुम्हारा क्वेश्चन में नया ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ये न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना 1,35,900। जो मेरा टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो कितना होगा, इट विल 9 टाइम्स द न्यू कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, न्यू कैरिंग कॉस्ट से 9 गुना ज़्यादा होगा ना 9 गुना कम होगा, बोलो ज़्यादा होगा सर। ज़्यादा होगा। दैट इज़ एक इक्वेशन बनता है कि अगर इसके साथ इंटू 9 कर देंगे तो दैट मस्ट बी, ठीक है, ये तुम्हारा 9 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है 9 टाइम्स ज़्यादा होगा टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये क्या हुआ, 9 टाइम्स कम होगा, तो इसका देखो यहाँ पे कर किया है हम क्या, इसका मतलब कि ये 9 टाइम्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये जो मेरा कैरिंग कॉस्ट आ रहा है कितना आया था 20x इंटू 9 होगा ना, ये मेरा जो न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो मेरा जो सिंपली मेरा कैरिंग कॉस्ट आ रहा था उसका 9 टाइम्स ज़्यादा आएगा, कैरिंग कॉस्ट का 9 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो कैरिंग कॉस्ट ये है तो उसका 9 टाइम्स, इसका मीनिंग यही है ना, कैरिंग कॉस्ट कितना है 20, उसका 9 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए क्या मेरा न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब मेरा न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 1,35,900। तो एक इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन क्या बना सिंपली यहाँ पे कि सर जो मेरा न्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये मेरा जो कैरिंग कॉस्ट आ रहा है उसका 9 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, 9 टाइम्स है ज़्यादा मतलब 9 टाइम्स है एक्चुअली। तो मेरा न्यू और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 1,35,900, कैरिंग कॉस्ट कितना है 20x इंटू 9। तो बस करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 180। तो x इक्वल टू व्हाट 1,35,900 डिवाइडेड बाई 180, कितना आता है डिवाइड करो, इतना आना चाहिए 755। बेसिकली यहाँ पे ये वाला टोटल करने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे जो कैलकुलेशन यहाँ पे ये नहीं बोला, जैसे कि इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे
वहाँ बोल दिया था कि दोनों सिनेरियो में मेरा कॉस्ट अगर सेम करना है तो परचेस प्राइस कितना कम करना है बोलो, तब तुम ये वाला कर सकता था। बट यहाँ पे हमको इक्वेशन कुछ और बोला है। यहाँ पे बोला है कि ये जो मिसिंग फिगर है इसको तुम निकालने के लिए एक हिंट्स दे दिया है। जो मिसिंग फिगर था इसको निकालने के लिए हिंट्स क्या दिया हमको बेसिकली, कि मेरा जो न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा जो हम देखा 1,35,900 आ रहा, ये मेरा कैरिंग कॉस्ट का 9 टाइम्स आएगा। टोटल कैरिंग कॉस्ट का 9 टाइम्स आएगा। तो सर टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे किया हम? 20x कैसे किए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 है, एवरेज इन्वेंट्री 100 है, तो दिस इंटू दिस करने से मेरा 20x आया। तो 20x इंटू 9, तो x इक्वल टू व्हाट दिस। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का 9 टाइम्स है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर 1 है तो एक इसकी इसका इक्वल हो कैरिंग कॉस्ट इंटू 9 होगा। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? तो बस यही क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ ना इन प्राइस कितने इंक्रीज़ करेगा। बस कंपेयर कर लेना प्राइस। यहाँ पे तो प्राइस 755 आ रहा है, तो अभी प्राइस कितना आ रहा? 755। तो कितना इंक्रीज़ किया? 5 रुपये इंक्रीज़ किया ना, तो 5 रुपीज़। तो इंक्रीज़ कितना कर रहा? 5 रुपीज़ इंक्रीज़ कर रहा। ठीक है, अच्छा समझता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। डेंजर जोन इसी बोल के रखे हम यहाँ पे। देखो ये दोनों सम्स डिफरेंस था, ये जो सम्स किए थे ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, दोनों ईच एंड एवरी सम्स डिफरेंट है वहाँ पे। ये नहीं, इसके ये वाला जो कंपेयर किए थे हम लोग, ये वाला। यहाँ पे क्या बोला था कि जस्ट बोला था अगर क्वार्टरली बेसिस में अगर करेंगे तो मेरा डिस्काउंट कितना लेना है, दैट इज़ अगर कॉस्ट हमको सेम रखना है। और यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे प्राइस ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा, सेम रखे नहीं बोला। ये जस्ट इतना बोला कि तुम्हारा नया सिचुएशन में कैरिंग कॉस्ट कुछ और होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ और होगा। इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट तो डिपेंड करता है परचेस प्राइस के ऊपर, दैट इज परचेस प्राइस चेंज होगा। तो कैसे? परचेस प्राइस को एक्स मान लिए, तो एक इस इक्वेशन से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट का 9 टाइम्स इंटू 9 करके हम एक्स का वैल्यू निकाल लिए, तो बस खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये कौन से सम्स हैं? ये देखिए बस सिंपल है, एक बार देख लेना। बस इसमें फोकस हमको यहाँ पे करना है। ऊपर का रीड करने तुम लोग कर लेना, और डायरेक्ट नीचे डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। दैट मीन्स हमको क्या करना है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना है, तो एक ऑर्डर के बाद नेक्स्ट ऑर्डर का गैप निकालेंगे हम। तो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो गैप आ जाएगा। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया फ्रीक्वेंसी। बट इस केस में क्या बोला है तुम्हारा, इस केस में कुछ डिफरेंट होगा। देख लेते हैं एक बार, रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को। जस्ट रीड दी क्वेश्चंस। ये कंपनी है, सप्लाई करता है सर्जिकल ग्लोव्स टू नर्सिंग होम्स एंड पॉली क्लिनिक्स इन दिस। द सर्जिकल ग्लोव्स आर सोल्ड इन 10 पेयर्स। ये प्राइस में बिकता है, तो बेचने का बोल रहा है। ठीक है, now for the month of April it has been anticipated that demand of इतना पैक्स ऑफ सर्जिकल ग्लोव। ये डिमांड ऑफ, और डिमांड मतलब सेल का डिमांड है। ठीक है, डिमांड मतलब सेल का डिमांड बात कर रहे हैं यहाँ पे। विल अराइज ना, आदित्य ब्रदर्स परचेज किया दिस ग्लोव्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट 228 करके पर पैक में। एक पैक में 228 रखता है ये सब ग्लव्स वगैरह, जो सर्जिकल ग्लव्स वगैरह रहता है। ग्लव्स सबसे बोले, ग्लव्स है यार एक्चुअली ग्लव्स जो है 228 में परचेस कर रहा है वो। ठीक है, तो अब वो जो बेचता है 10 पेयर करके बेचता है ये। एक पैक 10 पेयर का रहता है, तो बेचता है 250 में, खरीदता है बेचता है। ठीक है फाइन। वो दिन 4 to 6 डे का लीड, ये मतलब कि मिनिमम 4 दिन में आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा 6 दिन। दिस इज मिनिमम डिलीवरी पीरियड, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ओके, तो ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है 240 रुपये पर ऑर्डर का। स्टोरेज कॉस्ट कितना है? 10% पर एनम। तो 10% क्या होगा? इसी परचेस प्राइस का 10% पर एनम होगा ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाउ कैलकुलेट द ईओक्यू। तो ईओक्यू निकालने के लिए बोला, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हम एक ट्रेडर है बेसिकली, राइट? आई एम अ ट्रेडर। तो ट्रेडर के लिए फिनिश गुड्स वही उसका क्या रॉ मटेरियल भी है। ट्रेडर के लिए वही फिनिश गुड्स परचेस करता है, तो बेसिकली यहाँ जो परचेस करेगा तो फिनिश गुड्स ही परचेस करेगा वो, एंड फिनिश गुड्स ही सेल करेगा वो। परचेस करेगा फिनिश गुड्स, सेल भी करेगा फिनिश गुड्स, राइट? तो इस केस में रॉ मटेरियल देखने से तो नहीं होगा। इस केस में रॉ मटेरियल जो है वही फिनिश गुड्स है, वही रॉ मटेरियल है, राइट? हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है?
तो ग्लव्स ऑलरेडी वो रेडीमेड ला रहा है, लेके सप्लाई कर रहा है किसी और को, ठीक है। तो इस केस में उसका रिक्वायरमेंट कितना है, तो साल भर का रिक्वायरमेंट 60,000 है, तो एक महीना का है, बट ये जो है तुम्हारा मंथली है, फॉर द मंथ का है, तो साल भर का कितना होगा, इंटू 12। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिस और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, 228 इंटू 10%, तो ये रहा। अब नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड एवरी ईयर, कितना ऑर्डर हमको चाहिए होगा तो हर साल, तो हमको क्या करना है, ये मेरा साल भर का रिक्वायरमेंट था डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, तो इतना ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, तो सिंपल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोला है हमको। क्या बोला है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज ऑफ सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एक तो क्वेश्चन कुछ गलत दे दिया, फिर से रूट करके क्यों दिया, डायरेक्ट हम कर लेंगे ना। हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और वहाँ से तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू एवरेज इन्वेंट्री करके वैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से नहीं। नेक्स्ट, डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, बोले नेक्स्ट ऑर्डर कब देना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें मेरा रोज़ का डिमांड कितना है, पर डे का डिमांड है 2000 पैक, यहीं पे तुमको मेनली फोकस करना है। पर डे का डिमांड कितना है, 2000 पैक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ, देखो सेफ्टी स्टॉक कितना, 10,000, तो मेरा पास फिलहाल है कितना, 10,000, ठीक है। तो 10,000 है, बट एक दिन में कितना चाहिए हमको, 2,000, तो मेरे पास कितना दिन का स्टॉक है, बेसिकली 5 दिन का स्टॉक है ना। अगर तुम्हारा पास 10,000 है, एक दिन का रिक्वायरमेंट है 2,000, तो कितना दिन का स्टॉक है, 5 दिन। तो दैट मीन्स अब तुम्हारा क्वेश्चन में बोला है कि लीड टाइम में 4 to 6, मैंने मिनिमम 4 दिन, मैक्सिमम 6 दिन, तो एवरेज कितना लगेगा, 4 + 6/2 दैट इज़ 5 डेज। नॉर्मल टाइम कितना है, 5 डेज। इसका मतलब माना कि अगर हम ऑर्डर देते भी हैं तो 5 दिन तो और लगेगा, ठीक है। तो सिंस नॉर्मल डिलीवरी टाइम 5 डेज का है, तो ऑर्डर शुड बी प्लेस इमीडिएटली, बिकॉज मेरा पास स्टॉक 5 दिन का ही है और आने में भी 5 दिन लगेगा, तो ऑर्डर तो अभी प्लेस करने पड़ेगा ना। सोचो अगर ऐसा रहता, मेरा पास मेरा पास स्टॉक 5 दिन का है, बट माल 2 दिन में आ जाएगा, तो 2 दिन बात करने से भी चल, मेरा पास अभी माल 3 दिन में आ जाएगा, तो क्या 2 दिन बात करने से भी चलेगा। मेरा पास सपोज माल 4 दिन में आ जाएगा, 5 दिन का स्टॉक है, तो 1 दिन बात करने से भी चल जाएगा, राइट। तो ये जो तुम्हारा ऑर्डर प्लेसमेंट का टाइम बोला, बेसिकली क्या करना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी टाइम कितना डेज लगे माइनस सेफ्टी स्टॉक का कितना दिन का है, बस। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 0 है, तो इसीलिए यहाँ पे इमीडिएटली करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया वाला, चलो। अब आ जाते हैं हम ये वाला ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। ये तो एकदम सिंपल है, ये एकदम तुम लोग कर लेना, एग्जाम में सेम टाइप का है। अब इसमें आ जाते हैं बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन करने, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, ओके लेट्स कंटिन्यू। अब दूसरा, अभी तक जो था हम लोग ईओक्यू नॉन ईओक्यू डिफरेंट सिनेरियो में कौन सा कंसीडर करना चाहिए, ईओक्यू की नॉन ईओक्यू में। अगर नॉन ईओक्यू में जाते भी तो कभी कभी मिसिंग फिगर को जो सम्स वगैरह था वो सब कैलकुलेशन करना हम लोग ये देखे हैं, जैसे कि परचेस प्राइस वाला का सम्स 2 हम लोग टाइप का देखे थे, राइट। अगेन अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे जो एनुअल रिक्वायरमेंट बोल रहा है, यहाँ पे परचेस का बात बोला, दैट मीन्स अभी तक एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेस ही होता था, बिकॉज तुम्हारा क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, दैट मीन्स एनुअल कंजम्पशन, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड फॉर कंजम्पशन, दैट इज ओपनिंग स्टॉक माइनस करने पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको ऐड करने पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्शन के भी कैलकुलेट हम लोग किए थे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, ठीक है। नाउ अब क्या है ना, तुमको एग्जाम में बोलेगा कि अगर ये ऑर्डर साइज, अगर ये ऑर्डर करेंगे, इतना इतना करके ऑर्डर करेंगे तो ये प्राइस है, अगर इसका बीच में कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो ये प्राइस है, ठीक है। फिर बोलता है कि सर लेस देन 800, बट 800 से ज़्यादा बट 2,000 से कम तो ये प्राइस है, 2,000 से ज़्यादा बट 4,000 से कम तो ये प्राइस है, 4,000 से ऊपर तो ये प्राइस है। तो अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी अगर प्लेस करेंगे तो नॉर्मली तुमको प्राइस में डिस्काउंट मिलता है। देखो जितना ज़्यादा हो रहा, जितना ज़्यादा हम ऑर्डर कर रहे,
मेरा प्राइस में क्या हो रहा है ना, डिस्काउंट मिल रहा, डिस्काउंट मिल रहा, डिस्काउंट मिल रहा। ठीक है, तो एज अ लेमैन हम क्या सोचेंगे, अरे यार सबसे कम प्राइस यही है 5.60, तो इसी में ऑर्डर कर दो। बट हम लोग मटेरियल कॉस्ट चैप्टर जो पढ़े वहाँ पे देखा सिर्फ परचेस जब भी करते हैं उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट हमको देखने पड़ते हैं। वैसे परचेस कॉस्ट कंपेयर करने से नहीं होगा। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट क्या होता है, परचेस कॉस्ट भी आएगा उसमें, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगा, एंड क्या बोलो, कैरिंग कॉस्ट भी आएगा। सर तीनों कॉस्ट देख के तुमको डिसीजन लेना है, राइट। ओनली परचेस कॉस्ट से नहीं होता। तो तुमको क्या करना है, चारों जो भी सिचुएशंस आएगा चारों का उतना सारा कॉलम करना है, 1 2 3 4 टेबुलर फॉर्म में कॉलम करना है, करके चारों में अलग अलग वो तीन चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे करते थे, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब जहाँ पे भी सबसे कम आएगा, लोवेस्ट आएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग का सबसे लोवेस्ट आ रही है, ठीक है, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी ना। ठीक है, सिंपल है। अब तुमको दिक्कत आएगा सर अब कौन सा ले, लेस देन 250 बोला तो कुछ भी ले लो तुम, चलेगा। तो लेस देन 250 में ये लोग यहाँ पे जैसे 200 लिया है। उसके बाद क्या है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट लोअर है उसी से काउंट करना है। 250, नेक्स्ट होगा 800, नेक्स्ट होगा 2000, नेक्स्ट होगा 4000। 250, 800, 2000, 4000, यही उसका थंब रूल है। तो अगर मल्टीपल ऑर्डर क्वांटिटी देगा, ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर क्वांटिटी देगा, इस ऑर्डर पे इतना, इस ऑर्डर पे इतना, इस टाइप का अगर रहेगा, तो लेस देन वाला जो है उसको कुछ भी ले लो तुम, 50 कम, 100 कम, कुछ भी ले लो, ठीक है, चलेगा। प्राइस तो यही होगा, 6 रुपीज़ होगा। उसके बाद वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लोअर वाला जो पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट जो है, ठीक है, जैसे कि इस केस में 250 है, इस केस में 800 है, 200, 4000, ये लेना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तुमको जैसा हम फॉर्मेट है वही फॉर्मेट फॉलो किया। इंस्टीट्यूट पहले ये फॉर्मेट में नहीं करता था, अब मेरा फॉर्मेट पूरा फॉलो कर रहा है, देखो, ठीक है। पहले का बुक में का देखिएगा तो ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करता था। एनुअल डिमांड 4000 है, ऑब्वियसली बात है, तुमको क्वेश्चन ने बता दिया कि एनुअल डिमांड कितना है, यहाँ पे 4000 है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कितना है, 20% मटेरियल प्राइस, तो अलग अलग मटेरियल प्राइस है उसका 20%। डिलीवरी कॉस्ट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, इतना, ये मेरा ए है, ये सी आई है, तो 4000 आएगा सब में। ये नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकालना है, अगर मेरा ऑर्डर साइज 200 होगा तो 200 डिवाइडेड बाई दिस, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे हम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालें। तो जितना ज़्यादा ऑर्डर करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर कम होगा, तो उसके बाद प्राइस दे दिया है, एवरेज क्वांटिटी भी निकालना है, ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2, तो ऑर्डर क्वांटिटी ऊपर में दिया हुआ है, दिस बाय 2 करके निकाल लिया हम ये भी, ओके। नेक्स्ट कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 6 रुपये करके था सब में। अब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, ठीक है, तो 20 है तो यहाँ पे हम कैरिंग कॉस्ट निकाल लो, तो 20% ऑफ परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके 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 साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। क्या तुम एक्स्ट्रा यहाँ पे करना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ओके। ये टेबल क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो डेटा दिया हुआ था हम चुपचाप टेबल में भर लिए। अब हमको चाहिए भाई कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। परचेस कॉस्ट सिंपली 1 into 3, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 into 5, कैरिंग कॉस्ट बोलो 3 बार किया, हम डायरेक्ट दिस इंटू दिस कर देंगे, खत्म। अब इसमें से जो भी सबसे सस्ता आया होगा, जो लोएस्ट प्राइस आ रहा होगा, लो वही होगा, दैट विल बी द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। समझ में आ रहा है आशीष, रूमकी? यस सर। सिंपल है ना। देखो अल्टीमेटली तुमको कंसेप्ट पता है, उसके बाद नंबर ऑफ सम्स तुम जितना करे, तुमको मेहनत कुछ नहीं है, तुमको बस एक बार के लिए देखना है। इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं था नया, क्या तुमको बस इसमें डेटा है कि कैसे हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। बेसिकली लेस देन वाला कुछ भी एक था हम लोग, 50 कम, 100 कम, उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को था हम लोग 250, 800, 2000, 4000। उसके बाद तो डेटा तुमको पता ही करने कैसे है, डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ चुपचाप चुपचाप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद परचेस कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। जो जो सस्ता आएगा, जो सबसे कम होगा, सस्ता बोले तो सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट आएगा जिसमें, वही लेना चूज़ करना है हमको, ठीक है, वही चूज़ करना है हमको, ठीक है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो जैसे कि यहाँ पे बोला अप टू 6000, तो तुम कुछ भी ले लो, 6000 का नीचे तुम 5000 ले लो, फिर तुम 6000 लो, 8000 लो, 16000, 30000 लो, बाकी सब सेम, ठीक है। देखो कहाँ गया, नहीं इस सम से कुछ डिफरेंट था, रुको ना हो, इस दिस सम्स हैज समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट है इसमें, रुको इसको रीड करते, इसलिए हम QTR बोल के मार्क्स भी किए, मस्ट रिविजन्स। पूरा क्वेश्चन रीड करते इसको हम लोग, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस में, द क्वार्टरली
प्रोडक्शंस ऑफ अ कंपनी का प्रोडक्ट, द क्वार्टरली प्रोडक्शंस ऑफ अ कंपनी का, द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज़ अ स्टडी मार्केट 20,000 यूनिट, मतलब ये मार्केट का डिमांड है, राइट। ये जो 20,000 है क्या है, ये डिमांड है। नाउ ईच विन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.5 kg रॉ मटेरियल। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है, तो 20,000 इंटू 0.5 दैट इज 10,000 kg, राइट। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द रॉ मटेरियल, इतना ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गया तुम्हारा ओसी। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 2 रुपीज़ पर एनम दिया हुआ, ये तुम्हारा सी आ गया। लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट कितना है, 36 दिन, मैंने जो भी अगर हमको ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आने में 36 डेज टाइम लगेगा, ठीक है। लीड टाइम मतलब जो मटेरियल परचेस करे वो आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 36 डेज लगेगा। एंड तुम्हारा क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक कितना दिया हुआ, 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ, 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ, इस मेंटेन बाय द कंपनी। तो सेफ्टी स्टॉक 1000 kg है। तो कंपनी हैज़ बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर, कि अगर हम इतना करके इससे कम करेंगे तो इतना प्राइस होगा। डिस्काउंट, अच्छा ये डिस्काउंट है नॉट प्राइस, फोकस, उस टाइप का सम्स नहीं है, डिफरेंट सम्स है, मतलब फोकस डिस्काउंट है ये। 6,000 से कम की क्वांटिटी होगा तो नो डिस्काउंट, 6,000 से 8,000 के बीच में होगा तो 400 डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देगा मतलब क्या, तो प्राइस तुम्हारा क्या होगा, घटेगा सर। एक्चुअल प्राइस माइनस डिस्काउंट करके रिवाइज न्यू प्राइस यहाँ पे होगा तब तुम्हारा, तो प्राइस चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। ये भी तुम्हारा 8,000 है, 16,000, 30,000, ये वो टाइप का सम्स नहीं, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, इसका बीच में कुछ भी अगर होगा तो ये प्राइस इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो इतना हमको माइनस हो जाएगा प्राइस से बेसिकली, दिस विल बी द डिडक्टेड फ्रॉम परचेस प्राइस, ओके। अच्छा सम्स इसीलिए बोले देख के जाने के लिए। नाउ कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 डेज इन अ मंथ। अब बताओ कौन सा पॉइंट तुम पे रीऑर्डर करोगे, तुम्हारा ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। तो बेसिकली बोल रहा है कि तुम्हारा ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे दैट मीन्स तुम्हारा ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, क्वार्टरली, देखो यहाँ पे क्वार्टरली रिक्वायरमेंट बोला है, तो 20,000, तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना इंटू 4 दैट इज 80,000। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना, 80,000 इंटू 5, 80,000 इंटू 0.5 दैट इज 40,000 kg, राइट। तो 40,000 kg का रिक्वायरमेंट है मेरे पास। नाउ रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए क्या किया, सपोज अगर हम एक ही ऑर्डर में ले लेते तो क्या होगा, 2 ऑर्डर में लेते तो क्या होगा, 4 ऑर्डर में लेते तो क्या होगा, 6 ऑर्डर में लेते तो क्या होगा। बेसिकली किया क्या, प्रिपेयर रीऑर्डर पॉइंट तो करेंगे, उससे पहले बोला कि प्रिपेयर रीऑर्डर पॉइंट मतलब तो ये तो करेंगे हम रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल जो कैलकुलेट होता है वो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए, तो इसलिए अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं कि रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, मतलब कब हम ऑर्डर देंगे, दैट विल बी द रीऑर्डर पॉइंट, मतलब कब मेरा स्टॉक का लेवल एक कौन सा पोजीशन पे आएगा तब हम ऑर्डर। बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर कब देते हैं, जब मेरा स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गया जिसको हम बोलते हैं री ऑर्डर लेवल, तब जाकर ऑर्डर करते हैं, तो उसका बारे में डिस्कस किया। तो हम लोग बाद में जब करेंगे तब करेंगे नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी अभी फिलहाल 2 नंबर वाला पॉइंट में प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट इफ द फॉलोइंग द कंपनी इलेक्ट्स टू प्लेस, अगर 1 ऑर्डर दे तो क्या होगा, 2, 4 और 6 देते तो क्या होगा। अगर 1 ऑर्डर देंगे तो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा, 40, सॉरी हमको रिक्वायरमेंट कितना है 0.5, 40,000 kg, राइट 40। अगर 2 ऑर्डर देंगे तो रिक्वायरमेंट मेरा ऑर्डर साइज क्या होगा 20, 4 ऑर्डर देंगे तो मेरा ऑर्डर साइज क्या होगा 10, अगर हम 6 देंगे तो ऑर्डर साइज क्या होगा 40 से डिवाइड बाई 6, तो ये होगा ना ऑर्डर साइज तुम्हारा। तो ये ऑर्डर साइज जो है कैसे कैलकुलेट किए हम बताओ, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक ऑर्डर में लेना है तो 10 40 का देना होगा, 2 में लेना है तो 20 का देने पड़ेगा, 4 में 10,000 करके, 6 में 67। अब ये तुमको पता है। अब बताओ परचेस प्राइस तो तुमको पता है, डिस्काउंट कितना होगा, तो यू नो डिस्काउंट कितना मिलेगा भाई यहाँ पे 400, 2,000, 3200। अब देखो फर्स्ट केस में अगर एक ऑर्डर देते दैट इज 40,000 लेते हैं तो 40,000 मतलब यहाँ फॉल करता है,
40,000 kg अगर है तो यहाँ फॉल करेगा तो 4,000 का डिस्काउंट है भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 4,000 का डिस्काउंट, ये तुम्हारा ये जो है डिस्काउंट का कलम है, 4,000 का डिस्काउंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसके बाद जो अगर हम 20,000 देते हैं तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 20,000 अगर है तो इसमें फॉल करता है 20,000, तो डिस्काउंट मिलेगा 3200, तो 3200 डिस्काउंट मिल गया हमको। अगेन 10,000 अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ फॉल करेगा 10,000, तो 10,000 जो है यहाँ फॉल करेगा, तो इस केस में हमको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। अगर 667 करते हैं तो इसमें फॉल करता है, तो इसमें 400 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 400 का डिस्काउंट, तो सर मेरा रिवाइज प्राइस क्या होगा? ये होगा, दिस विल बी द माई रिवाइज प्राइस। कितना आ रहा प्राइस अभी फ़िलहाल? नॉट प्राइस कितना था अभी फ़िलहाल हम लोगों का? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इतना, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इतना। क्वेश्चन में प्राइस दिया है क्या कहीं पे? देखो, चेक इट, प्राइस तो दिया हुआ नहीं है। नहीं दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, प्राइस नहीं दिया कोई बात नहीं, डिस्काउंट तो मिलेगा ना, उतना माइनस हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है, कुछ मिसिंग लग रहा है हमको, रुको कंप्लीट समझा तो ये रुको, हाँ वही हम बोले हेडिंग गलत है। ये तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है और डिस्काउंट है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट ना। उल्टा है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में परचेस प्राइस नहीं भी दिया तब भी हम डिसीजन ले सकते हैं ना। परचेस प्राइस तो ठीक है छोड़ो, डिस्काउंट तो पता ही है हमको, माइनस कर दो, खत्म। जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है अल्टीमेटली मेरा टोटल कॉस्ट जहाँ पे भी कम हो रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिख लो, ये था तुम्हारा क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट TOC, कैरिंग कॉस्ट, और ये डिस्काउंट, ये तुम्हारा है ये डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो मिला एक यूनिट पे नहीं मिला, टोटलिटी बेसिस पे डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, ये रहा तुम्हारा टोटल कॉस्ट। क्या होगा? TOC प्लस TCC माइनस डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है फोकस, ये डिस्काउंट तुम्हारा जो है देखो एक एक ऑर्डर में मिल रहा है, इतना करके ऑर्डर करेगा तो इतना डिस्काउंट होगा, राइट। ऑर्डर साइज पे मिल रहा है, हर ईच एंड एवरी टाइम तुमको नहीं मिलेगा। ओके, फिक्स्ड अमाउंट है ये, दिस इज द डिस्काउंट। क्या है, एक एक ये जो डिस्काउंट है एक परचेस प्राइस वाला डिस्काउंट नहीं है, जैसे माइनस कर, ये तुम्हारा फिक्स्ड अमाउंट है, ये दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, सो नाउ ये मेरा ऑर्डर कॉस्ट कितना आएगा सर? एक ऑर्डर करेंगे तो 100 रुपये करके, दो में 200, 400, 600, खत्म। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? जो भी मेरा ऑर्डर का साइज होगा, ये ऑर्डर का साइज होगा उसका हाफ 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 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट। ऑर्डर का क्वांटिटी इंटू हाफ इंटू ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, 2 रुपये करके तो आ गया। तो दिस प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट करेंगे तो आ जाएगा, राइट। अब करने क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑर्डर द कंपनी, state the number of orders which the company should place to minimize the cost after taking EOQ also into consideration। अब बोला तुम एक काम करो, EOQ भी कैलकुलेट करके देखो कौन सा सबसे कम होता है। हम EOQ कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 40 सर्किट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट, तो 2000 kg। तो अब अगर EOQ में करते हैं तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा? तो EOQ में 2000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? 20। दिस इज माई ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दिस इज माई कैरिंग कॉस्ट। तो EOQ 2000 kg, तो 2000 kg में अगर करते हैं तो कोई डिस्काउंट मिलेगा? कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा सर। 2000 kg में अगर हम करेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई डिस्काउंट हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली देखो ये 4000 खर्चा कितना आ रहा है? जस्ट 4000। और यहाँ पे कितना आ रहा था? ज़्यादा आ रहा था ना। तो तुम कौन सा एडवाइस करोगे? ऑब्वियसली EOQ। तुम्हारा ये कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा सर, बट स्टिल मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर का कॉस्ट ही ज़्यादा है, बट कैरिंग कॉस्ट तो एकदम कम है, हाँ कि नहीं? दैट मीन्स EOQ यहाँ पे बेस्ट है। समझ में आया ये डिफरेंट सिनारियो? आशीष समझ में आ रहा ना कैसे? यस सर। देखो CMA का क्वेश्चन तो हम बता दे रहे, CMA का क्वेश्चन एकदम इजी आता है। इस स्कैनर से तुम लोग का CA का क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, इसीलिए जो पास पेपर का जितने भी समस्या आती भी देख कर जाना, कहीं से भी कुछ भी घुमा सकता है, कोई भरोसा नहीं CA का क्वेश्चन का। सो बी प्रिपेयर।
इसलिए हम क्या ये वाला नोट्स बना रहे हैं, सो दैट मेरा टीचिंग कराने में ईजी, तुम लोग जो गाइड करने में हम अच्छे से गाइड कर पाए। अगर 10 मिनट घाट के कन्फ्यूज हो जाता तुम लोग, इसलिए हम एक जगह में कर रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन है रिवर्स ईओक्यू, ठीक है, तो यहाँ तक खत्म कर देंगे। तो रिवर्स ईओक्यू मैंने उल्टा कैलकुलेशन करना, बैक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे बेसिकली। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल क्या है, 3.6 पर यूनिट दे दिया है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, टोटल टीसीसी कितना है, 900 रुपीज़ पर एनम। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट दे दिया तुमको इतना। तो व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स, बताओ कैसे कैलकुलेट करेगा सर। सिंपल है, तो हमको पता है सर टीटीसी कैसे निकालते हैं, बोलो। एवरेज क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो टीसीसी कितना है, 9000 है। एवरेज क्वांटिटी क्या होता है, ओ क्यू बाई 2, राइट, इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है, 3.6। तो यहाँ से ओ क्यू निकल जाएगा ना, आगे नहीं, बस। तो ऑर्डर साइज तुम्हारा आ जाएगा 5000। तो इस तरह से बैक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ तक जो था तुम्हारा नॉर्मली ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू सम्स है, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है तुम्हारा एकदम